नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का जनता से जुड़ा टीवी शो। जनहित मतलब आपका शो, जनहित मतलब समाज का शो, जनहित मतलब राष्ट्र का शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। और सबसे पहले बात उन मुद्दों की जो खबरों की भीड़ से आज आपके लिए हम चुनकर लेकर आए हैं। जनहित में बड़ी खबर दिखाएंगे यूपी उपचुनाव की, जहां कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है और सभी 9 सीटें समाजवादी पार्टी को दे दी हैं। यानी इस बार अखिलेश यादव हाथ छोड़कर अकेली ही साइकिल चलाते हुए नजर आएंगे। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। अखिलेश यादव के पीडीए की काट के लिए योगी आदित्यनाथ अपना पीडीए फॉर्मूला लेकर आए हैं। योगी के पीडीए में ए का मतलब अल्पसंख्यक नहीं बल्कि अगड़े हैं। योगी आदित्यनाथ का यह फॉर्मूला कितना काम करेगा यह भी बताएंगे आपको। उधर झारखंड में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्मा चुका है और बीजेपी की फील्डिंग सजा रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने घुसपैठियों की तुलना बाबर से करते हुए उनके बाहर करने की बात कह दी। हिमंता के जवाब में हेमंत सोरेन ने क्या कहा है यह भी आपको सुनाने वाले हैं। साथ ही बात होगी सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले शख्स की। जब पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंची तो पता चला कि धमकी देने वाला शख्स कोई गैंगस्टर या बदमाश नहीं बल्कि एक सब्जी बेचने वाला है। साथ ही आपको बताएंगे चक्रवाती तूफान दाना के बारे में, जो आज देर रात ओडिशा और बंगाल के समुद्री तट से टकराएगा, जिसे देखते हुए लाखों लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 50 से ज्यादा टुकड़ियों को राहत और बचाव के काम में लगा दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं जनहित की आज की पहली सबसे बड़ी खबर। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर सेना की गाड़ी पर आतंकी हमला हुआ है। गुलमर्ग में एलओसी के पास हुए आतंकी हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए हैं। इस आतंकी हमले में 2 पोर्टर की भी जान जाने की खबर सामने आ रही है। आतंकी हमले में सेना के 2 जवानों की शहादत हुई है। अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण ये दुखद खबर सामने आ रही है। इस वक्त आपको बताते चले, इसके पहले हमने देखा था कैसे प्रवासी मजदूरों को वहां पर आतंकवादियों ने निशाना बनाया था, और अब आतंकी हमले में सेना के 2 जवानों की शहादत की खबर निकलकर सामने आ रही है। 2 पोर्टर की भी मौत हो गई है। इस आतंकवादी हमले में लगातार सेना की ओर से गश्त किया जा रहा है। आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, इसकी पूरी तैयारी की गई। आसिफ कुरैशी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। आसिफ, 2 जवानों की शहादत की खबर है, अभी क्या स्थिति है, क्या जानकारी इस खबर से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे आप? बिल्कुल चित्रा, देखिए जो आधिकारिक पुष्टि अब आई है उसमें बोला गया है कि ये कॉन्वॉय जो बारामूला से अग्रिम चौकियों की तरफ गुलमर्ग सेक्टर में जा रही थी, तो बुट्टापथरी इलाके में नागिन पोस्ट के पास घात लगाकर इस पर हमला हुआ, जिसमें ताबड़तोड़ फायरिंग में एक गाड़ी में सवार 2 सिविलियन पोर्टर्स और 4 जवान जो थे वो घायल हुए हैं, जिनमें से बाद में 2 सिविलियन पोर्टर्स और 2 जवानों के मारे जाने की खबर है, और जबकि 2 अन्य जवान घायल है। घटना के तुरंत बाद ही गुलमर्ग से और अन्य इलाकों से अतिरिक्त सुरक्षा बलों की कुमक एलओसी की तरफ भेज दी गई है। और जिस जगह पे यह मुठभेड़ हुई है, मैं बता दूं कि वो सीमा से सटा हुआ इलाका है और काफी समय से ये काफी शांत इलाका रहा है, और कहीं ना कहीं इस पर भी सोनमर्ग के गगनगीर में हुए हमले की छाप दिख रही है। जिस तरीके से एक ऐसे इलाके का चयन किया गया इस हमले को अंजाम देने के लिए जो पिछले बहुत सारे समय से शांत रहा है, और गुलमर्ग सेक्टर में इस तरीके का हमला होना कहीं ना कहीं चिंता की बात इसलिए है क्योंकि ये पूरा इलाका सीमा से सटा हुआ है, और यहाँ से पाकिस्तान से अगर घुसपैठ होती है वो ना सिर्फ सेना के लिए खतरनाक हो सकती है, बल्कि गुलमर्ग में जो पर्यटन है वो बुरी तरीके से प्रभावित हो सकता है। और इस हमले के पीछे भी वही छाप दिख रही है, जिस तरीके से एलओसी के पास इस हमले को अंजाम दिया गया और इतनी बड़ी क्षति पहुंचाई गई। हालांकि अभी भी यहाँ पे ऑपरेशन जारी है और सेना की तरफ से अभी ये नहीं बोला जा रहा है कि क्या ये सिर्फ एक मिलिटेंट हमला था या बैट एक्शन करके पाकिस्तानी सेना सरहद के इस पार आके इस हमले को अंजाम दिया। आसिफ, आप पूरी खबर पर आगे भी नजर बनाए रखें, हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। आपको बताते चले 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार बनने के बाद 1 हफ्ते में आतंकवादी टारगेट किलिंग की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पहले शोपिया, फिर गांदरबल और अब त्राल में आतंकवादियों ने बाहरी लोगों को निशाना बनाया। और इस वक्त की बड़ी खबर हमने आपको पहले दिखाई, जहां पर 2 जवानों की शहादत की जानकारी निकलकर सामने आई है, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आतंकवादियों के तरीके से ऐसा लग रहा है कि दूसरे राज्यों के लोग भी फिर से उनके निशाने पर आ गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकवादियों ने नापाक हरकत की। घाटी में ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए आतंकवाद पर सेना जबरदस्त प्रहार कर रही है।
ऐसे में टारगेट किलिंग के जरिए प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है। पुलवामा जिले के बटगुंड त्राल इलाके में आतंकवादियों ने उत्तर प्रदेश के एक मजदूर प्रीतम सिंह को गोली मार दी। आतंकी हमले में घायल प्रीतम सिंह को अस्पताल में एडमिट कराया गया। आतंकवादियों ने पिछले एक हफ्ते में जम्मू कश्मीर में तीसरी बार हमला किया है। इससे पहले गांदरबल में भी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया था। गांदरबल में हुए हमले में एक डॉक्टर और 6 मजदूरों की मौत हो गई थी, यानी कुल 7 लोग आतंकवादियों के हमले में मारे गए थे। वहीं 17 अक्टूबर को शोपिया में आतंकवादियों ने बिहार के रहने वाले अशोक चौहान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जिस तरह से आतंकी हमले में प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया जा रहा है, उसकी अब अलगाववादी नेताओं ने भी आलोचना की है। इस्लामी तालीमात के तनाजुर में अगर हम बात करें, किसी भी जो है बेगुनाह का कत्ल जो है वो काबिल मजम्मत है। जो कोई भी यहाँ पे आ रहा है रोजी रोटी के लिए, माश के लिए। जाहिर है दहशतगर्द अपने आकाओं को खुश करने के लिए लगातार हमले को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन गांदरबल हमले के खिलाफ जिस तरह से पूरे कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं, वो एक नई शुरुआत कही जा सकती है। बड़ा सवाल है कि बाहरी नागरिकों पर हो रहे हमले क्या जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के फिर से चुनौती पैदा करने की निशानी है। इन चुनौतियों के बीच जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला दिल्ली में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की है। उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि राज्य में सरकार बनते ही वो पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर दिल्ली जाएंगे। उमर अब्दुल्ला ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात की है। वहीं आतंकवाद कश्मीर का नासूर रहा है। यह सबकी जिम्मेदारी है कि आतंकी अपनी जड़ें दोबारा ना जमा पाएं, उन्हें कहीं से भी हमदर्दी का खाद पानी ना मिले। गांदरबल हमले को आतंक ना कहकर उग्रवाद कहने पर सीएम उमर अब्दुल्ला की आलोचना भी हुई थी। भूले नहीं, गांदरबल में मारे गए लोगों में 4 मुसलमान भी थे। वहीं जनहित में अब आगे रुख करेंगे सियासी खबरों का। कल तक खुद को समंदर बता रही कांग्रेस ने आज यूपी में समाजवादी पार्टी के आगे सरेंडर कर दिया है। कांग्रेस अब किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी सभी 9 सीटों पर हाथ छोड़कर साइकिल चलाएगी। दोनों पार्टियों ने गठबंधन की गड़बड़ छिपाने की आज पूरी कोशिश की। बात सीट की नहीं, जीत की है। अखिलेश यादव के लिखे इन शब्दों ने सीट बंटवारे की बहस पर विराम लगाने की बजाय सियासी सवाल सुलगा दिए। पूछा जा रहा है कि क्या अखिलेश को कांग्रेस पर भरोसा नहीं। यूपी की 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने कल लंबी पोस्ट की, जिसका लब्बो-लुआब कुछ इस तरह से है। सभी सीटों पर उम्मीदवार एसपी के निशाने पर चुनाव में उतरेंगे। कांग्रेस एसपी उम्मीदवारों की मदद करेगी। फिलहाल लक्ष्य यूपी में बीजेपी को रोकने पर है। एक तरफ यूपी में कांग्रेस के कार्यकर्ता इस फैसले से निराश नजर आ रहे हैं। अखिलेश ने आज राहुल गांधी के साथ तस्वीर पोस्ट कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। दिन ढलते ढलते ग्रैंड ओल्ड पार्टी ने भी अखिलेश यादव के फैसले पर आधिकारिक मुहर लगा दी। 2 सीटों का और 4 सीटों का नहीं था। निश्चित रूप से कांग्रेस ने जाहिर किया था कि हम 5 सीटों पर लड़ना चाहते हैं। अगर हमें बेहतर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देनी है तो बेहतर होगा कि हम एकजुटता के साथ में और एक मत से लड़ें। सूत्रों की माने तो कांग्रेस आलाकमान ने पहले ही ये मन बना लिया था कि समाजवादी पार्टी की तरफ से ऑफर वो 2 सीटें कतई स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि वहां पहले से ही कांग्रेस का जनाधार बहुत कमजोर था। इसके साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने यूपी कांग्रेस को इस मामले पर किसी भी तरीके के बयानबाजी से बचने के निर्देश भी दिए गए। हालांकि एसपी और बीजेपी के सुर इस मुद्दे पर बुलंद है। राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं लेता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके ये बता दिया कि कांग्रेस पार्टी को अगर वो अलायंस के अंदर टिकट देंगे तो वो हार की गारंटी होगी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच में तालमेल हो गया है। 9 सीटों पर सापा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उपचुनाव की कुर्बानी देकर कांग्रेस ने अखिलेश के भरोसे को जीतने की कोशिश की, जो हरियाणा चुनाव में कमजोर हुआ था। एसपी की साइकिल पर सवार होकर ही कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनी कुछ खोई जमीन वापस पाने में कामयाब रही। 2019 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़ी और सिर्फ 1 सीट जीत पाई। 2022 विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को सिर्फ 2 सीट पर कामयाबी मिली। 2024 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस एसपी साथ लड़े और कांग्रेस को 6 सीट पर जीत मिली। लोकसभा चुनाव की इस रणनीति को कांग्रेस 27 चुनाव तक जारी रखने की तैयारी में है, ताकि यूपी में अपने स्वर्णिम इतिहास की तरफ कुछ कदम बढ़ा ले। लेकिन 2 कदम पीछे खींचकर कांग्रेस 4 कदम आगे की रणनीति कहीं उल्टी ना पड़ जाए।
कांग्रेस ने यूपी उपचुनाव में कुर्बानी तो दे दी, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के पास वहां जमीन कितनी थी। देखिए 2022 में कांग्रेस का उपचुनाव की 9 सीटों पर विधानसभा के दौरान किस तरह का प्रदर्शन था। एक एक करके सभी सीटों के बारे में देते हैं जानकारी। सबसे पहले बात करेंगे गाजियाबाद की। यहां पर देखिए 11,818 वोट उसको मिले थे, 4.8% वोट। चौथे नंबर पर यहां पर पार्टी थी। खैर विधानसभा की अगर बात करें तो वहां पर 1,514 ही वोट मिले थे और आपको बता दें 1% भी वोट नहीं पा पाई थी, चौथे नंबर पर थी। फूलपुर जो अपने आप में काफी ज्यादा सुर्खियों में रहता है, वहां पर 0.66% यानी कि 1,626 वोट कांग्रेस पार्टी को मिले थे, यहां पर भी वो चौथे नंबर पर थी। सीसामऊ यहां पर 3.6% वोट मिले थे, तीसरे नंबर पर थी, 5,616 वोट उसको हासिल हुए थे। और इसके बाद अगर बात कर लें कटेहरी विधानसभा सीट की तो यहां पर 2,049 वोट कांग्रेस को हासिल हुए थे, चौथे नंबर पर पार्टी थी। मझवा विधानसभा में 1.39% वोट उसको मिले थे, 14% यहां पर चौथे नंबर पर थी। आप देख रहे हैं मझवा विधानसभा की स्थिति, कहीं पर भी आपको कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा करती हुई दिखाई नहीं देगी। कुंदरकी में देख लीजिए 1,716 वोट मिले थे, 6वें नंबर पर पार्टी यहां पर जाकर चली गई थी, यानी कि उससे अच्छा निर्दलियों ने और छोटी पार्टियों ने किया था। मीरापुर की बात करें 1,258 वोट मीरापुर विधानसभा में मिले, 5वें नंबर पर कांग्रेस पार्टी थी। और करहल में उसने चुनाव नहीं लड़ा था क्योंकि अखिलेश यादव उस समय चुनावी मैदान में थे और उनको सपोर्ट दिया गया था कांग्रेस पार्टी की ओर से। यह तो बात हो गई कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन की, लेकिन यूपी उपचुनाव में 20 दिनों से कम का वक्त बचा हुआ है। दोनों ही पक्ष से T20 स्टाइल में तैयारी हो रही है। अखिलेश यादव को अपने पीडीएफ फॉर्मूले से फिर जीत का भरोसा है, वहीं साइकिल पंक्चर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी अपना पीडीएफ फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं। पटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। लेकिन पीडीएफ परिवार के लोग सब एकजुट हो गए हैं। बीते 10 सालों में यूपी में बीजेपी को सबसे बड़ा झटका इस साल जून में हुए लोकसभा चुनावों में लगा। योगी और मोदी मैजिक के आगे दो लड़कों की जोड़ी बाजी मार ले गई। हालांकि हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार ने बीजेपी के जख्मों पर मरहम लगा दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ यूपी में मिले घाव का इलाज यूपी के उपचुनाव में करना चाहते हैं। 13 नवंबर को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। कुंदरकी से रामवीर सिंह ठाकुर, गाजियाबाद से संजीव शर्मा, खैर से सुरेंद्र दिलेर, करहल से अनुजेश यादव, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी से धर्मराज निषाद, मझवा से सुचिस्मिता मौर्य और सीसामऊ से सुरेश अवस्थी को टिकट मिला है। इंडिया गठबंधन में पिछली बार यहाँ से कांग्रेस लड़ी थी और इस बार कांग्रेस मैदान छोड़कर चली गई, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ किसी पार्टी की कोई टक्कर है। बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों के साथ सीएम योगी ने हिंदुत्व की पिच पहले ही तैयार कर ली और अब टिकट बंटवारे में सोशल इंजीनियरिंग को साधा गया है, यानी अखिलेश के हथियार से ही उनको काटने की तैयारी है। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों में 4 ओबीसी, 3 सामान्य और 1 दलित समुदाय से है। कोशिश अखिलेश के पीडीए में से पिछड़ा और दलित को साधने की है। वहीं एसपी ने 3 मुस्लिम, 3 पिछड़े और 1 दलित को टिकट दिया है, यानी उपचुनाव की लड़ाई एसपी के पीडीए बनाम बीजेपी के पीडीए की है। एक तरफ ए के मायने अल्पसंख्यक हैं, तो दूसरी तरफ अगड़े। सीएम योगी की तैयारी अखिलेश को एमवाई समीकरण में समेटने की है, ताकि विधानसभा चुनाव वाली स्थिति बने और बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार का बदला लेने में कामयाब हो पाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर दूसरी पार्टी से आए नेताओं को ज्यादा भाव देने के आरोप लगे थे। पिछली गलती से सबक लेते हुए इस बार पार्टी ने अपने नेताओं पर ही भरोसा दिखाया है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद परिवारवाद से पीछा पार्टी नहीं छुड़ा पाई। 9 जगहों पर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। हमारा गठबंधन सभी सीटों पर विजय दर्ज करेगा। यूपी उपचुनाव में बीजेपी और एसपी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। दावों का दम तो 23 नवंबर को पता लगेगा, लेकिन अब तक बीजेपी और एसपी ने जो उम्मीदवार उतारे हैं उससे साफ है कि परिवारवाद जरूर जीत गया है। करहल से बीजेपी ने अखिलेश यादव के बहनोई अनुजेश यादव को टिकट दिया है। फूलपुर से दीपक पटेल को उतारा गया, जो पूर्व सांसद केशरी पटेल के बेटे हैं। खैर में सुरेंद्र दिलेर को उतारा गया। दादा और पिता के बाद उनके परिवार की तीसरी पीढ़ी सियासत में है। सबसे दिलचस्प कहानी करहल की है। करहल समाजवादी पार्टी के गढ़ मैनपुरी में पड़ने वाली सीट है। 1993 से एसपी की साइकिल को यहाँ कोई भी रोक नहीं पाया।
अब बीजेपी मुलायम परिवार के सहारे ही यहाँ कमल खिलाने की तैयारी में है। मेरे परिवार में यहाँ से मम्मी विधायक रही है, मेरे परिवार में और भी यहाँ से विधायक रहे हैं। जनता मेरे ऊपर बहुत विश्वास करती है। मैंने निष्ठा से जनता के साथ, नीचे गरीब लोगों के साथ रहकर मैंने काम किया है। जो अनुजेश यादव समाजवाद के गढ़ में कमल खिलाने का दावा कर रहे हैं, वो एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। अनुजेश की शादी धर्मेंद्र यादव की बहन संध्या यादव से हुई है। अनुजेश अखिलेश के बहनोई और मुलायम सिंह यादव के दामाद हैं। परिवारवाद कथित लड़ाई में बीजेपी परिवारवाद के पेड़ पर ही चढ़ गई। वहीं एसपी ने भी टिकट बंटवारे में परिवारवाद पर आंखें मूंद ली हैं। करहल से एसपी उम्मीदवार तेज प्रताप यादव अखिलेश के चचेरे भाई हैं। कटेहरी से एसपी सांसद लालजी वर्मा की बेटी शोभा वर्मा को टिकट मिला है। मझवा से पूर्व सांसद राकेश बिंद की बेटी ज्योति बिंद को उतारा गया है। मीरापुर में पूर्व सांसद कादिर राणा की बहू सुम्बुल राणा को टिकट मिला है। मिल्कीपुर से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजित प्रसाद पर दांव लगाया गया है। एसपी ने 7 में से 6 सीट पर विरासत पर भरोसा जताया है। एसपी की लिस्ट में आने के बाद बीजेपी परिवारवाद पर तीर तान रही थी, लेकिन अब खुद परिवारवाद की परंपरा को आगे बढ़ाने के बाद सुर शांत हैं, क्योंकि फिलहाल सवाल परिवारवाद से नहीं, एसपी से लड़ने का है। यूपी से लेकर चलते हैं आपको झारखंड, जहां पर हेमंत सरकार को घेरने के लिए बीजेपी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बना रही है। हर सभा में बीजेपी नेता बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को झारखंड की सबसे बड़ी मुसीबत बता रहे हैं। अब असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने घुसपैठियों को बाबर से जोड़कर हिंदू वोटरों को लामबंद करने की कर ली है तैयारी। झारखंड विधानसभा चुनाव में जीत के लिए बीजेपी ने बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, रघुवर दास जैसे कई दिग्गज मैदान में उतार रखे हैं। लेकिन चुनाव में सबसे ज्यादा सुर्खियां कोई बटोर रहा है तो वो है झारखंड बीजेपी के प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा, जिन्होंने हेमंत सोरेन को घेरने के लिए घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है। पूरा झारखंड में घुसपैठी ढुक चुका है। हेमंत सोरेन का सरकार, बन्ना गुप्ता का सरकार, ये लोग घुसपैठियों को हटाने का नाम नहीं बोलते हैं। महागठबंधन सरकार में घुसपैठियों को बढ़ावा देने के आरोप लगाते हुए जमशेदपुर में हेमंता ने चुनाव में बाबर की भी एंट्री करवा दी। अयोध्या में जैसे हमने बाबर को हिला के राम मंदिर बनाने का काम किया हो, ऐसे देश का कोने कोने में अभी भी जो बाबर बसा हुआ है, ये लोगों को भी हमने लात मार मार के निकालने का समय हमारा पास आ चुका है। जैसे जैसे चुनावी माहौल गर्म होता जा रहा है, झारखंड सरकार पर भी हेमंता के हमले तेज हो रहे हैं और उनके निशाने पर सिर्फ हेमंत सोरेन नहीं, बल्कि उनकी पत्नी कल्पना सोरेन भी आ चुकी हैं। आप टीवी में देखो, एक बार पति को देखेगा, एक बार पत्नी को देखेगा। जैसे हिंदी सिनेमा में बंटी बाबलू होता है ना, ऐसा ही आपको सिनेमा देखते रहेगा। कल्पना जी आके बोलता है हेमंत जी कर रहा है, हेमंत जी बोलते हैं कल्पना जी कर रहा है। लेकिन हेमंता के सवालों पर जवाब देते हुए हेमंत सोरेन ने उन्हें प्रवासी मुख्यमंत्री का नाम देते हुए कहा है, कुछ दिनों की बात, उसके बाद कोई ढूंढे नहीं दिखेगा। ये कुछ दिनों के लिए आए हैं, उसके बाद फिर इनको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। हेमंत सोरेन को घेरने के लिए सिर्फ असम के सीएम ही नहीं, बल्कि दिल्ली के कई बड़े चेहरों ने इन दिनों झारखंड में डेरा डाल रखा है। लेकिन महागठबंधन सरकार के खिलाफ उनकी मेहनत कितनी रंग लाएगी, ये 23 नवंबर को पता चलेगा, जब चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। वहीं महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच सीटों पर माथापच्ची जारी है। शरद पवार की एनसीपी ने आज 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। वहीं महायुति में सीट बंटवारे पर एक राय नहीं बन सकी है। दिल्ली से मुंबई तक मान मनोबल का दौर चल रहा है। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर जंग तेज हो गई है। एनसीपी शरद पवार गुट ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें सबसे दिलचस्प लड़ाई बारामती में होने जा रही है। एनसीपी शरद पवार गुट ने बारामती से युगेंद्र पवार को टिकट दिया है। युगेंद्र शरद पवार के पोते हैं। वो अजित पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार के बेटे हैं। अब इस सीट पर युगेंद्र अपने चाचा अजित पवार के खिलाफ ताल ठोकते नजर आएंगे। वहीं एनसीपी शरद पवार गुट के दूसरे बड़े नेताओं की बात करें तो इस्लामपुर से जयंत पाटिल, काटोल से अनिल देशमुख, मुंब्रा से जितेंद्र आभाड़ और बाला साहेब पाटिल को कराड़ नॉर्थ सीट से टिकट मिला है।
दूसरी तरफ महायुति में भी सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। दिल्ली में अमित शाह के घर पर 3 घंटे से ज्यादा देर तक बैठक चली। इसमें देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और एकनाथ शिंदे शामिल हुए। हालांकि कहा जा रहा है कि अब महाराष्ट्र में एनडीए की अंतिम मीटिंग होगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बैठक में अमित शाह ने अजित पवार और एकनाथ शिंदे को 2 टूक कह दिया है कि महायुति में कोई भी दल बागियों को खड़ा नहीं करेगा। शाह ने तीनों दलों को एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बीजेपी ने नवाब मलिक की उम्मीदवारी का विरोध किया, क्योंकि नवाब मलिक कई मामलों में जेल की सजा काट चुके हैं। महायुति में अभी भी 106 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हुआ है। तीनों पार्टियों ने अपनी पहली लिस्ट का ऐलान कर दिया है, लेकिन दूसरी लिस्ट के लिए सभी दल वेट एंड वॉच की भूमिका में है। पार्टियों के बीच मातापच्ची का दौर जारी है। बड़ी खबर सामने आ रही है, वो आप तक पहुंचाते हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आई है। कांग्रेस की लिस्ट में 48 उम्मीदवारों के नाम हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस की पहली लिस्ट सामने आ गई, जिसको लेकर काफी ज्यादा मंथन किया गया है। 48 उम्मीदवारों के नाम कांग्रेस पार्टी ने घोषित कर दिए हैं। लातूर सिटी से चुनाव लड़ेंगे अमित देशमुख। लातूर ग्रामीण से धीरज देशमुख को टिकट दिया गया है। कराड़ दक्षिण से पृथ्वीराज चव्हाण पूर्व मुख्यमंत्री को टिकट दिया गया है। ब्रह्मपुरी से विजय वडेट्टीवार कांग्रेस उम्मीदवार बनाए गए हैं। सकोली से नाना पटोले चुनाव लड़ेंगे। ये बड़े शहर हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी की ये पहली लिस्ट सामने आ गई है। 48 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। अब घड़ी और उसके पट्टे की खबर दे देते हैं। महाराष्ट्र में घड़ी का चुनाव चिन्ह भतीजे अजित पवार के पास ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज चाचा शरद पवार को फिर से झटका दिया। हालांकि भतीजे को यह भी कहा कि जहां भी घड़ी का इस्तेमाल करें, उसके नीचे एक पट्टा यानी कि डिस्क्लेमर जरूर चलाएं कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। महाराष्ट्र की चुनावी रेस में घड़ी की टिक-टिक को लेकर शुरू हुई जंग फिलहाल थम गई है। एनसीपी अजित पवार गुट के पास ही पार्टी का घड़ी चुनाव चिन्ह रहेगा। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अजित पवार गुट घड़ी सिंबल का इस्तेमाल डिस्क्लेमर के साथ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अजित पवार शपथ दें कि वो 19 मार्च और 4 अप्रैल को आए हमारे आदेश का पालन कर रहे हैं। साथ ही शपथ पत्र में घड़ी चिन्ह के साथ कोर्ट में विचाराधीन डिस्क्लेमर लगाने के आदेश का पालन करने की बात लिखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान शरद पवार गुट के वकील ने कहा कि मार्च में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आदेश दिया था कि घड़ी चिन्ह के साथ अजित पवार ये लिखें कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि अजित पवार गुट ने इसका सही तरीके से पालन नहीं किया। दरअसल पिछले साल एनसीपी 2 हिस्सों में बंट गई थी। इस साल 7 फरवरी को चुनाव आयोग ने अजित पवार की एनसीपी को असली ठहराकर पार्टी का चिन्ह घड़ी इस्तेमाल करने का अधिकार दिया था। घड़ी को लेकर चाचा शरद पवार और भतीजे अजित पवार का झगड़ा काफी पुराना है। अब तक इस झगड़े में अजित पवार को जीत मिलती आई है, पहले चुनाव आयोग से और बाद में 2 अंतरिम आदेशों के जरिए सुप्रीम कोर्ट से। आज के अंतरिम आदेश के बाद यह साफ है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अजित पवार ही घड़ी चुनाव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चाचा हार मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अगले महीने फिर एक बार यह मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लगेगा। निपुण सहगल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल चाचा पर भतीजा भारी पड़ गए हैं, लेकिन आगे क्या स्थिति रहेगी चुनाव के दौरान, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। उधर केरल की वायनाड लोकसभा सीट से प्रियंका ने कल ही पर्चा भरा और आज विरोधियों को मुद्दा मिल गया। बीजेपी ने प्रियंका पर अपनी आय से जुड़े गलत आंकड़े देने का आरोप लगाते हुए प्रियंका और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा की घेराबंदी शुरू कर दी है। बुधवार को पूरे परिवार की मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने वायनाड में जो नामांकन दाखिल किया था, उस पर बीजेपी ने सवाल खड़े कर दिए हैं। ये एफिडेविट कबूलनामा है जो भ्रष्टाचार, नकली गांधी परिवार और उनके जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा करते आए हैं। बीजेपी का आरोप है कि प्रियंका ने पर्चे में अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति के बारे में गलत जानकारी दी है। अपने शपथ पत्र में प्रियंका गांधी ने जानकारी दी है कि उनके पास करीब 12 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है और उनके पति रॉबर्ट वाड्रा के पास 65 करोड़ से ज्यादा की चल अचल संपत्ति है। लेकिन हलफनामे में वाड्रा से आयकर विभाग ने करीब 75 करोड़ टैक्स की डिमांड की है। वाड्रा की इसी कम आय और ज्यादा आयकर वाले आंकड़े को बीजेपी प्रियंका के हलफनामे में हेराफेरी बता रही है। रॉबर्ट वाड्रा की जो डिक्लेयर्ड नेटवर्थ है
वो कम है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिमांड कर रहा है वो ज्यादा है। रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, आया हूं तो कुछ तो लेके जाऊंगा, कुछ तो खाऊंगा। बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाना है, पर वो लगाते हैं, पर उसमें कोई भी आरोप प्रूव नहीं होता है। चाहे ईडी हो या इनकम टैक्स हो या किसी का भी, कोई भी एजेंसी का कोई भी नोटिस आता है, उसको पूरा जवाब दिया जाता है और कोई भी गलत चीज़ नहीं हुई है। ये पहला मौका नहीं है जब बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के जरिए गांधी परिवार और कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। इसके पहले प्रियंका गांधी के पति पर कांग्रेस की सरकार के दौरान जमीन खरीद के मामले में धोखाधड़ी और हेराफेरी के कई आरोप लगे थे। हालांकि कई साल गुजरने के बावजूद वाड्रा के खिलाफ हर मामले की जांच अटकी हुई है। यूपी के कई मदरसे योगी सरकार की नजर में पहले से ही संदिग्ध रहे हैं। अब योगी सरकार ने 4000 मदरसों को रडार पर लेकर उनकी फंडिंग और गतिविधियों की जांच की तैयारी कर ली है। खास बात यह है कि जांच का यह जिम्मा एटीएस को सौंपा गया है। करीब 2 महीने पहले यूपी के प्रयागराज में मदरसे से नकली नोटों की टकसाल मिली थी। लाल किताब समेत देश विरोधी कई सामान बरामद हुए थे। बताया जा रहा है कि यूपी में ऐसे करीब 4000 मदरसे हैं जो फंडिंग समेत कई अवैध गतिविधियों में शामिल हैं, जिनमें नेपाल की सीमा से सटे मदरसों पर विशेष निगरानी है। मदरसों में बड़े स्तर पर विदेशी और अवैध फंडिंग के इनपुट मिले हैं। अब एटीएस इन मदरसों की फंडिंग की जांच करेगी। बताया जा रहा है कि यूपी के गृह विभाग ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को जांच के निर्देश दिए थे। अल्पसंख्यक मंत्रालय की रिपोर्ट के आधार पर अब एटीएस एक्शन में आने वाली है। हालांकि एसपी इस कदम को मुस्लिमों को टारगेट करने की संज्ञा दे रही है। हमारा होम डिपार्टमेंट, एग्री डिपार्टमेंट, उसको इनपुट आते हैं तो अपना वो एक रेगुलर प्रोसेस है। उस रेगुलर प्रोसेस के तहत ये वेरिफिकेशन का, सत्यापन का प्रोग्राम चल रहा है। सत्यापन है, इसको जांच कहना सही नहीं होगा। ये मदरसा, स्कूल, कॉलेज, तालीम कहीं भी दी जाए, संदेह करने के बजाय आपने कितने मदरसों को कितनी सुविधाएं दी। सरकार हर तरह का वो काम करती है जिससे फसाद बढ़े, जिससे लोग विवाद में बढ़े। ये पहली बार नहीं है जब मदरसों की भूमिका सवालों के घेरे में है। कभी शिक्षा की गुणवत्ता, कभी धार्मिक तालीम, लेकिन अब आरोप गंभीर है। इसीलिए जांच में दूध का दूध और पानी का पानी होना जरूरी है। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर जो बीते कुछ सालों में सुर्खियों में है। दिल्ली, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब भी कोई बड़ा अपराध होता है, उसके तार लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ने लगते हैं। लेकिन लॉरेंस गैंग का नया कनेक्शन झारखंड से जुड़ा है। लेकिन इस कनेक्शन में थोड़ा पेच है। पेच यह है कि कुछ दिन पहले जिस शख्स ने सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के बीच समझौता करवाने की बात कही थी, वो झारखंड के जमशेदपुर का रहने वाला है। लेकिन कहानी कुछ और है, देखिए। सलमान, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो 5 करोड़ रुपए दे दो। 18 अक्टूबर को मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर आए इस मैसेज ने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट के होश उड़ा दिए थे, क्योंकि 12 अक्टूबर को ही सलमान खान के करीबी दोस्त और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की सरेआम हत्या कर दी गई थी। मैसेज में लिखा था, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहते हैं और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए गए तो सलमान खान का हाल बाबा सिद्दीकी से भी बुरा होगा। धमकी देने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया था, लिहाजा महाराष्ट्र पुलिस चौकन्नी हो गई और मैसेज भेजने वाले की तलाश शुरू कर दी, जो महाराष्ट्र से होते हुए झारखंड पहुंच गई। और जब तलाश अपने अंजाम तक पहुंची तो सब हैरान रह गए, क्योंकि सलमान की फिरौती की धमकी देने वाला व्यक्ति कोई गैंगस्टर या गैंगस्टर का गुर्गा नहीं, बल्कि सब्जी बेचने वाला निकला। रंगदारी मांगा था 5 करोड़ रुपया सलमान खान से, और इसका कहना था कि बाबा सिद्दीकी की तरह आपका भी हाल कर देंगे। और उसी आधार पर वहाँ केस हुआ था, और केस होने के बाद मुंबई पुलिस आई थी। जौहर शेख नाम के इस सब्जी विक्रेता ने पुलिस को बताया कि उसने टीवी पर देखा था कि लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी है, इसलिए उसने सोचा कि इसका फायदा उठाकर वो सलमान खान से वसूली कर सकता है। थोड़ा सब्जी भाजी बेचता है, उसके दिमाग में आया नहीं, वो क्या कि एक टैग पोस्ट जो हुआ था 5 करोड़ रुपया मांगने के लिए, उसी पोस्ट को टैग कर दिया महाराष्ट्र पुलिस को। जब उसको बाद में लगा कि हमसे कुछ गलती हो गया, तो फिर वो सॉरी बोल के भी दोबारा ही मैसेज किया।
हालांकि मैसेज भेजने के बाद जौहर ने अपना मोबाइल बंद कर दिया था, लेकिन टेक्निकल सर्वेलांस से महाराष्ट्र पुलिस ने ये पता लगा लिया कि मैसेज झारखंड के जमशेदपुर से आया था। इसके बाद झारखंड पुलिस की मदद से जांच पड़ताल की गई और आखिर में जौहर खान पुलिस के शिकंजे में आ ही गया। पुलिस को देखते ही जौहर खान की हेकड़ी निकल गई और फिरौती की मांग छोड़ वो माफी मांगने पर उतर आया। जौहर ने पुलिस से कहा कि उसने गलती से मैसेज भेज दिया था और अब वो अपने किए की माफी चाहता है। और अब बात करेंगे दिल्ली में यमुना नदी की। यमुना की गंदगी पर सियासत जारी है। जिस पानी को लोग हाथ में लेने से भी कतरा रहे हैं, उसमें आज बीजेपी के नेताओं ने डुबकी लगाई। इसके साथ यमुना घाट पर सियासी ड्रामा भी हुआ। दूसरी तरफ जमानत पर आए सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि अगर उनको और केजरीवाल को जेल में नहीं डाला जाता तो अगले साल तक यमुना साफ हो जाती। पहले हाथ से कचरा हटाया, फिर नाक बंद किया और मार ली डुबकी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने जैसे ही यमुना के पानी से मुंह निकाला, उनके कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। इन नारों से ऐसा लग रहा है मानो दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष ने कोई जंग जीत ली हो। खैर, इस जहरीले झाग वाली यमुना में डुबकी लगाना भी बहादुरी का काम है। ये डुबकी यमुना के प्रदूषण को लेकर बीजेपी के प्रदर्शन का हिस्सा थी। मैंने उन्हें बुलाया था कि आते, इस हालत को देखते और बताते कि वो 8,500 करोड़ रुपए जो भारत सरकार ने दिए थे वो कहाँ खर्च किए हैं, उसका हिसाब देते। अगले 10 दिनों के बाद जब छठ पूजा होगी, मेरी माताएं बहनें यहाँ के सूर्य देव की आराधना करेंगी, तो इस पानी में वो कैसे पूजा करेंगी। इस डुबकी के लिए बीजेपी ने सीएम आतिशी और केजरीवाल को भी न्योता भेजा था और बाकायदा उनके लिए कुर्सियां भी लगाई थी। इधर दिल्ली की कुर्सी पर काबिज आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के 8,500 करोड़ मिलने के दावे को बेबुनियाद बताया। उनके नेता सत्येंद्र जैन कहते हैं कि उन्हें ही यमुना साफ करने की जिम्मेदारी दी गई थी। अगर उन्हें जेल में नहीं डाला जाता तो यमुना साफ हो जाती। अरे हमने सारी सीवर लाइन डाल दी ना, इट टेक्स टाइम। 70 साल में जो काम नहीं हुआ था हमने करके दिखा दिया 3-4 साल में। अच्छा, अगर आप जेल न जाते तो अब तक यमुना साफ हो जाती? 100%। अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को अगर जेल नहीं भेजते तो यमुना को साफ हम कर देते अभी तक। 2025 तक? जी पक्का 100%, 100% ठोक के कहता हूँ। वहीं दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने यमुना में प्रदूषण को लेकर हरियाणा की इंडस्ट्रीज को कटघरे में खड़ा कर दिया। दिल्ली में तो इंडस्ट्रीज है नहीं, इंडस्ट्रियल वेस्ट तो पानीपत और सोनीपत की जो ड्रेन है उससे आ रहा है। और अगर वीरेंद्र सचदेवा जी सही में इसके लिए जो है सीरियस हैं तो वो हरियाणा सरकार से बात करें। आरोप प्रत्यारोप के बीच अभी भी दिल्ली के आम लोगों के लिए यमुना मैली ही है। ये समस्या अगले कुछ सालों में सुलझ जाएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। दिल्ली की तरह तमिलनाडु की भी एक नदी में जहरीला झाग दिखा। दिल्ली में तो नदी का झाग सिर्फ नदी तक ही सीमित है, लेकिन तमिलनाडु का ये झाग सड़कों तक आ गया है। और अब फायर ब्रिगेड की टीम किसी तरह जहरीले झाग को हटाने की कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के होसूर में एक स्थानीय नदी का पानी दूषित हो गया। बताया गया कि यहां जैसे ही डैम से पानी छोड़ा गया, वैसे ही नदी में झाग दिखने लगा। स्थानीय लोगों की माने तो पास की फैक्ट्रियों में निकलने वाले केमिकल वेस्ट की वजह से नदी में झाग बन रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। देश की नदियों का इस तरह से दूषित होना जनता के हित में तो बिल्कुल नहीं है। जिम्मेदार लोगों को इस पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और पानी के बाद अब बात तूफान की करेंगे। दाना तूफान आज रात ओडिशा में कहर बरपा सकता है। करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा ओडिशा तट पर हलचल मचा सकती है। ओडिशा, बंगाल से लेकर झारखंड तक सब कुछ अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल से उठा चक्रवाती तूफान दाना तेज गति से ओडिशा के तट की तरफ बढ़ रहा है। इससे पहले ही चक्रवाती तूफान के असर से ओडिशा, बिहार, झारखंड, कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में तेज बारिश हो रही है। दाना तूफान के आज देर रात ओडिशा तट से टकराने की आशंका है। लैंडफॉल की प्रक्रिया 5 घंटे तक जारी रहेगी। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। स्पीड 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार में चल रहा है। उत्तर पश्चिम दिशा में गति करते हुए ओडिशा और वेस्ट बंगाल कोस्ट को पुरी और सागरद्वीप के बीच में भितरकनिका और धामरा पोर्ट के आसपास हिट करेगा। एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल कुछ इलाके में होने का हम पूर्वानुमान किए हैं, स्पेशली कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल और इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट्स जो है ओडिशा का। वहीं ओडिशा के सीएम मांझी ने प्रशासन की तैयारियों को लेकर हाई लेवल मीटिंग की।
तूफान को देखते हुए एनडीआरएफ ने भी कमर कस ली है। ओडिशा में 20, पश्चिम बंगाल में 17 टीमें तैनात की गई हैं। तूफान से प्रभावित 14 जिलों में स्कूल और कॉलेज 25 अक्टूबर तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं भुवनेश्वर और कोलकाता एयरपोर्ट पर कल सुबह 9 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। बड़ी संख्या में ट्रेनें भी रद्द कर दी गई हैं। दाना तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। दोनों राज्यों के कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। भारत में भाषाओं की विविधता की मिसाल अक्सर इसी कहावत से दी जाती है। बताया जाता है कि अलग अलग भाषाएं ही इस देश की एकता का सूत्र हैं। लेकिन तमिलनाडु में एक बार फिर से हिंदी और गैर हिंदी, उत्तर दक्षिण का सियासी खेल खेला जा रहा है। तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकार के बीच जारी सियासी लड़ाई अब क्षेत्रीय और भाषाई अस्मिता के मोड़ पर जा पहुंची है। चेन्नई में एक कार्यक्रम के दौरान तमिल गान में द्रविड़ शब्द छूटने की भूल के चलते भाषा को लेकर मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और गवर्नर आर.एन. रवि के बीच जो टकराव शुरू हुआ, अब उसमें स्टालिन के बेटे और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन की भी एंट्री हो गई है। उदयनिधि स्टालिन ने राज्यपाल का नाम लिए बगैर आरोप लगाया कि कई लोग तमिलनाडु में हिंदी थोपने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए तमिलनाडु के राज्य गीत तमिल थाई वज्जू से द्रविड़ शब्द छोड़ दिया गया। उदयनिधि स्टालिन का आरोप है कि नई शिक्षा नीति के नाम पर तमिलनाडु में हिंदी को बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है, इसलिए तमाम लोग अपने बच्चों के नाम तमिल भाषा में रखें और जब तक आखिरी डीएमके कार्यकर्ता और तमिल जिंदा है, कोई भी तमिलनाडु और द्रविड़ संस्कृति को छू भी नहीं सकता। उदयनिधि स्टालिन यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने सनातन धर्म पर किए अपने विवादित बयान पर भी माफी मांगने से इनकार करते हुए कहा है कि उनके बयान का मकसद महिला उत्पीड़न के बारे में बताना था, क्योंकि हिंदू धर्म में महिलाओं को शिक्षा और आजादी का अधिकार नहीं था। यही बात पेरियार अन्नादुरई और करुणानिधि भी कहा करते थे। वहीं द्रविड़ शब्द को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सीएम एम.के. स्टालिन राज्यपाल को हटाने की मांग तक कर चुके हैं, लेकिन अब छोटे स्टालिन तमिलनाडु में भाषा और क्षेत्रीयता जैसे संवेदनशील मुद्दे को उभारकर इस विवाद को और हवा देने की कोशिश में लग चुके हैं। उधर हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद सेबी की चीफ माधवी पुरी बुच को लेकर काफी सियासी हंगामा हुआ। माधवी बुच आज फिर सियासी टकराव की बड़ी वजह बन गई। उन्हें लेकर लोक लेखा समिति यानी कि पीएससी में सीधे सीधे तौर पर 2 धड़े बनते हुए दिखाई दिए। संसद की लोक लेखा समिति ने आज सेबी की समीक्षा के लिए उसकी चीफ माधुरी पुरी बुच को बुलाया था, लेकिन बैठक शुरू होते ही पीएससी के चेयरमैन कांग्रेस सांसद के.सी. वेणुगोपाल ने बताया कि माधुरी बुच किसी कारण आज दिल्ली नहीं आएंगी। बस इतना बताकर वेणुगोपाल बैठक से चले गए, जबकि पीएससी के बाकी सदस्य वहीं बैठे रहे। बैठक से निकलकर वेणुगोपाल ने इस बारे में मीडिया को भी जानकारी दी। Because of the personal exigency, she is not in a position to travel to Delhi. But being considering a woman's request, we thought that it is better to postpone today's meeting. लेकिन वेणुगोपाल के इस तरीके पर पीएससी में हंगामा हो गया। सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ी आपत्ति ली कि चेयरमैन पीएससी बैठक के अंदर की बात बाहर मीडिया में कैसे कर सकती है। पीएससी चेयरमैन के आचरण और अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए बीजेपी शिकायत करके लोकसभा स्पीकर तक पहुंच गई। हम पार्लियामेंट्री कमेटीज की प्रोसीडिंग की चर्चा बाहर नहीं करते। हमें इस बात की बहुत पीड़ा है। चेयरमैन मिस्टर वेणुगोपाल ऑफ द पीएससी ने बाहर आकर बाइट भी दे दिया और हम लोग की यही आपत्ति थी कि जो सुओ मोटो आपने फैसला किया कि आप क्या सब्जेक्ट लेंगे, वो किससे पूछ के किया। और एक अजीब बात लगी, एक आया कि वो उठ गए और बाहर चले गए। 3 दिन पहले वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी बैठक में भी हंगामा हुआ था। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने गुस्से में कांच की बोतल फोड़ दी थी। कांच के टुकड़ों से खुद को घायल कर बैठे थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।